हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय भारतवर्ष। दोस्तों, आज इससे पहले कि हमने अभी 2 वीडियो बनाई हैं जिसमें हमने भारत प्रस्तावना के बारे में बात की थी, संविधान के बारे में बात की थी और इसके बाद हमने बात की थी कि संविधान में आगे का कौन कौन से वर्ड हैं और किस संविधान संशोधन के आधार पर कुछ वर्डों को जोड़ा गया। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक भारत की राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। इनमें से आप बहुत सारी चीजें कहेंगे कि हम जानते हैं, इसके बारे में जान करके क्या जरूरी है, लेकिन हमें अपने उन सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में भी, जिसको नेशनल एम्ब्लेम या नेशनल सिंबल्स बोलते हैं, इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम इसके बारे में, अब देखिए, जो छोटी छोटी चीजें होती है ना दोस्तों, वही बड़ी होती है। जैसे अगर कहीं सरल पेपर आ जाए तो वही सबसे कठिन हो जाता है और उसमें ही नंबर आने मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए इन सब चीजों के बारे में हम आज इतिहास के बारे में भी जानेंगे और इन सब चीजों के बारे में वो चीजें जानने की कोशिश करेंगे जो आपको पेपर में तो आने वाली है, लेकिन आपको इन सब में थोड़ा सा शक होता है। लेकिन आज के बाद कभी पर भी यहाँ पर से कोई दुविधा या कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा दोस्तों। देखिए, यहाँ पर देखिए, हम राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में बात करेंगे। आपको ये सब आता होगा, लेकिन एक एक क्रम से हम लोग इन सब चीजों के बारे में समझेंगे और इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे नेशनल फ्लैग के बारे में और तिरंगे के बारे में बात करेंगे। और हम लोग कहते हैं, दे सलामी इस तिरंगे को जिस पर तेरी शान है, सर हमेशा इसका ऊंचा रखना जब तक दिल पर जान है। और इसी के साथ हम जब भी तिरंगे की बात आ जाती है तो हम भावुक हो जाते हैं दोस्तों। ये तिरंगा हमारे देश की आन है, बान है, शान है, इसे हम कभी झुकने नहीं देंगे। कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे तिरंगे की शान में और उसमें कभी माँ भारती के सम्मान में कभी भी कमी आए। दोस्तों, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करना चाहता हूं। आप समझिए, आप जान करके आश्चर्य होगा जो मैं चीजें बताऊंगा। देखिए, सोचिए, सबसे पहले जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको संविधान सभा में, दोस्तों याद रखिए, आप कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए और लिख लीजिए। ये 2-2, 3-3 पॉइंट हर चीज के बारे में लिखेंगे ना, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात को मान करके चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो संविधान सभा ने इसको कब अंगीकृत किया, यानी कब अपनाया, याद रखिए दोस्तों, इसकी तारीख याद रखिएगा। जो मैं बताने जा रहा हूं वो है 22 जुलाई 1947 को। याद रखिए, 22 जुलाई 1947 को हमारे देश में हमारी संविधान सभा ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने इस चीज को क्या किया था, अपनाया था। यानी कभी भी आपसे क्वेश्चन आ जाए नंबर 1 पॉइंट राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कि इसको कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था दोस्तों। और ये तो आप जानते हैं कि केसरिया सफेद हरा, इसमें रंग होते हैं ऊपर से नीचे तक, एक बीच में अशोक चक्र होता है। केसरिया बलिदान के लिए सैक्रिफाइस का प्रतीक है। सफेद जो है वो हमारा शांति का, और हरा खुशहाली, संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है दोस्तों। फिर अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो याद रखिएगा, इसमें लंबाई और चौड़ाई, और जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है दोस्तों, वो 3:2। याद रखिए, जैसे अगर मैं मान लीजिए कहूं छोटे झंडे की बात करूं, बड़े झंडे की बात करूं, तो अगर लंबाई मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, मान लीजिए लंबाई 15 है, तो चौड़ाई उसकी 10 होगी। यानी लंबाई अगर 15 मीटर है तो चौड़ाई 10 मीटर होगी। याद रखिएगा, जो छोटे भी झंडे होते हैं, तो ये अगर मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है तो ये दोस्तों 10 सेंटीमीटर होगी। जब भी तो इन दोनों को हम लोग काटेंगे 15/10, यानी 3/2, यानी 3:2। यानी याद रखिएगा, लंबाई और चौड़ाई में हमेशा अनुपात 3:2 का होता है। यानी कभी भी आपको राष्ट्रीय ध्वज बनाना हो तो जितनी लंबाई रखिएगा उसको 3 अनुपात में रखिएगा और जितनी भी चौड़ाई रखिएगा उसको 2 अनुपात में रखिएगा दोस्तों। फिर इसके बाद सोचिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये रिकॉर्ड हमारे देश का सुनिए, ये 2017 की बात है दोस्तों। पाकिस्तान और भारत की जो एक सीमा लगती है, जिसको हम लोग अटारी बॉर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अटारी बॉर्डर कहते हैं। पाकिस्तान और भारत की सीमा अटारी बॉर्डर पर 350 फुट का दोस्तों, 350 फुट का झंडा फहराया गया था। यह हमारे देश के दिखाने के लिए है कि हम कितने भी आतंकवाद के प्रेमी हो जाएं, लेकिन हमारा देश कभी आतंकवाद को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आप किस तरह से भी हमारे माँ भारती के लोगों को आप कर तो सकते हैं अत्याचार, लेकिन हम किसी तरह से झुकने वाले नहीं। हमारा तिरंगा हमारी शान है। हमने अटारी बॉर्डर पर, वाघा बॉर्डर पर, दोनों तरह से हमने अपने तिरंगे को शान से लहरा करके हमने दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की बात की है और उसको दिखाने का प्रयास किया कि हम हमेशा माँ भारती के लिए खपेंगे, जिएंगे, मरेंगे भी दोस्तों। इसके बाद मैं एक जो नाम लेने वाला हूं, आखिरकार इसको डिजाइन किसने किया था। याद रखिए, 3-4 पॉइंट राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। आपको खुद लग रहा होगा, देखिए मैं कितने मस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया नायडू वही वाला पिंगली वेंकैया ने इनका डिजाइन किया था। याद रखिएगा, इनका जन्म, पिंगली वेंकैया जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, पिंगली वेंकैया जी का जो जन्म हुआ था 2 अगस्त, पिंगली वेंकैया जी का जन्म 2 अगस्त 1867 को हुआ था।
आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। इनके पिता का नाम था हनुमंता रायडू। इनके पिता का नाम हनुमंता रायडू और माता का नाम था वेंकट रत्नम्मा। माता का नाम वेंकट रत्नम्मा था। और दोस्तों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें जाननी चाहिए आपको और समझनी भी चाहिए कि आखिरकार इन्होंने कैसे बनाया होगा। तो याद रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पिंगली वेंकैया के बारे में 2 मिनट में आपको बता दूं कि 1916 से लेकर के 1921 तक, कब से दोस्तों, 1916 से लेकर के 1921 तक इन्होंने 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों के बारे में पढ़ा। 30 देशों के झंडों के बारे में, 30 देशों के राष्ट्रीय झंडों के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अध्ययन किया। बाद में इन्होंने हमें मूर्त रूप में दिया। क्या दिया? तिरंगा दिया। दोस्तों आपको समझ में आया होगा तिरंगे के बारे में जितनी भी चीजें थी। इन पॉइंटों को लिख लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से आपका कुछ छूटने वाला नहीं है। आपको समझ में आया दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताने के बाद हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। और आप जानते हो कि राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा अशोक स्तंभ है, जो सारनाथ से लिया गया है। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो दोस्तों है अशोक स्तंभ, जो कहां से लिया गया है दोस्तों? सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ का मतलब बिहार दोस्तों, यानी गौतम बुद्ध अशोक से रिलेटेड। बौद्ध धर्म से था, अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था कलिंग विजय के बाद, इसलिए सारनाथ। दोस्तों इसमें चार शेर हैं। 4 शेर हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं। याद रखिएगा, जो अदम्य साहस के प्रतीक है, जो अदम्य साहस के प्रतीक है दोस्तों, अदम्य साहस के प्रतीक है दोनों। ये इसमें नीचे की तरफ एक चक्र है, नीचे की तरफ एक चक्र है जो हमें 24 घंटे, जिसमें 24 तीलियां हैं, यही वाला चक्र हमारे तिरंगे पर लगा हुआ है, जो हमें 24 घंटे कुछ ना कुछ काम करने की बारे में बताता है, यानी क्रियाशील रहने के बारे में ये हमको बताता है दोस्तों। फिर दूसरी बात याद रखिएगा, इसके नीचे इधर सुनिए, मंडकोपनिषद। याद रखिएगा, मंडकोपनिषद का मतलब मंडकप उपनिषद। हमारे एक उपनिषद है मंडकप, तो उस उपनिषद से इसमें एक लाइन ली गई है। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है। इसका अर्थ है सत्य की विजय होती है, यानी ट्रुथ ऑलवेज ट्रिम्स, सत्य की हमेशा विजय होती है। ठीक दोस्तों, यानी ट्रुथ ऑलवेज विन्स। और मैं आपको बता दूं, ये अब जो बात बताने जा रहा हूं ये आपको भी पता नहीं है, समझिए। जो हमारा नेशनल चिन्ह है, उसके नीचे तरफ यहां पर तो वो एक राष्ट्रीय ये बना हुआ है, अशोक चक्र बना। उसके दाईं तरफ एक सांड बना हुआ है, यानी एक बुल, जिसको ऑक्स कहते हैं हम। ये अर्थव्यवस्था में तेजी का प्रतीक है। याद रखिए, अर्थव्यवस्था में तेजी का प्रतीक है। आपने ध्यान दिया होगा, अर्थव्यवस्था में तेजी का प्रतीक है। जैसे सेंसेक्स का होता है, उसमें एक बुल बना रहता है जो इस तरह से अपनी सींग को इस तरह किए रहता है। अर्थव्यवस्था में तेजी का प्रतीक है दोस्तों। और इसके बाईं तरफ ये याद रखिएगा, लिख लीजिए, मेरी वीडियो से आपको कोई भी चीज छूट जाए तो बताइएगा। एक हॉर्स है जो अदम्य साहस का प्रतीक है और दोस्तों पराक्रम का प्रतीक है। और इसके नीचे यहां पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, समझ लीजिए। इतनी सारी चीजें हैं। यहाँ पर दाईं तरफ जो है एक ऑक्स बना हुआ है जो अर्थव्यवस्था में प्रतीक है, और बाईं तरफ यहाँ पर घोड़ा बना हुआ है जो अदम्य साहस और पराक्रम और उसके फुर्ती का प्रतीक है, और नीचे यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है दोस्तों, जिसमें राष्ट्रीय उसकी बात की गई। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, और राष्ट्रीय ध्वज के बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात की, और राष्ट्रीय चिन्ह के बाद हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। दोस्तों आप तो ये जानते हो, ये बहुत कम लोगों को पता रहता है दोस्तों। हमारा जो पंचांग, जिसको हम लोग कैलेंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको हम कैलेंडर बोलते हैं। याद रखिएगा, हमारा जो कैलेंडर है ना दोस्तों, वो ग्रेगोरियन है। कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है दोस्तों, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। याद रखिएगा, हमारा कैलेंडर क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। दूसरी बात, ये किस पर आधारित है? ये आधारित है शक संवत पर। किस पर आधारित है? शक संवत पर। शक संवत पर आधारित है दोस्तों, यानी शक संवत, शक कुषाणों को मार करके जब विक्रमादित्य ने हमारे देश को बचाया था, तब से ये शक संवत यहाँ पर चलता है, जो विक्रमी पर माना जाता है। ये शक संवत पर आधारित है। याद रखिएगा, इसका जो पहला महीना है दोस्तों, इसका जो पहला महीना है वो चैत्र है। इसका जो पहला महीना है चैत्र है। याद रखिएगा, इस कैलेंडर की जो शुरुआत होती है, वो दोस्तों
22 मार्च को होती है। याद रखिएगा, इस कैलेंडर की शुरुआत कब होती है? 22 मार्च को इस कैलेंडर की शुरुआत होती है दोस्तों। और अगर लीप ईयर है, देखिए लीप ईयर तो पड़ता है 4 साल में, अगर लीप ईयर पड़ रहा है तब इस कैलेंडर की जो शुरुआत होगी वो 21 मार्च को होगी। यानी दोस्तों ये ग्रेगोरियन कैलेंडर हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। ग्रेगोरियन कैलेंडर हमारा राष्ट्रीय पंचांग है जो संवत पर आधारित है, और इसमें इसका जो पहला महीना है वो चैत्र है। इसको सरकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाया गया था। इसका जो पहला दिन है वो 22 मार्च को माना जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर वर्ष अधिवर्ष है, यानी अगर वर्ष जो है अगर हमारा लीप ईयर है तो उस दिन जो है ये 21 मार्च को शुरू होता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये राष्ट्रीय चिन्ह समझ में आए होंगे। इसके बाद हम लोग अब देखिए, अब बहुत सारी चीजें हैं डिस्क्राइब करने के लिए तो बहुत हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको और बता दूं कि हमारी जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है। इसके बारे में भी समझ लीजिए, हमारी राष्ट्रीय नदी 2525 मीटर यानी 2525 किलोमीटर लंबी है, जिसका जो गंगा नदी जो हिमालय के गंगोत्री से निकल करके जाती है। हिमालय गंगोत्री से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से लेकर के बंगाल से निकल जाती है। फिर दोस्तों इसके बाद हम लोग विरासत पशु की हम लोग बात करें। अगर हम लोग विरासत पशु की हम लोग बात करें, मैंने एक चीज लिखी थी विरासत पशु, याद रखिएगा, जिसको हम लोग हेरिटेज एनिमल बोलते हैं। ये हमारा एशियाई हाथी है दोस्तों। ये क्या है? एशियाई हाथी है। हमारा जो विरासत पशु है वो एशियाई हाथी है। हमारा विरासत पशु एशियाई हाथी है दोस्तों। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, हमारी जो राष्ट्रीय मुद्रा है, एक बात और समझ लीजिए, राष्ट्रीय जो मुद्रा है इसके आधार पर वीडियो अगर बनाने में आए तो 2-2 घंटे की बन जाएगी, लेकिन फिर भी समझिए, राष्ट्रीय मुद्रा जो हमारी है वो ये रुपए है। आपने ध्यान दिया होगा, जो डॉलर होता है वो डॉलर ऐसे कर करके होता है, येन जो होता है वो ऐसे कर करके होता है, यूरो जो होता है वो ऐसे कर करके होता है, जो पौंड होता है वो ऐसे कर करके होता है दोस्तों। लेकिन जो हमारा रुपए है वो कहां से आया? याद रखिएगा, इस रुपए के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे अगर मैं इस रुपए के बारे में बात करूं तो याद रखिएगा, ये जो रुपए है वो देवनागरी लिपि के रा से और रोमन लिपि के दोस्तों रोमन लिपि के आर से लिया गया है। आप थोड़ा गौर करिए, अगर यहां पर से मैं ये, जैसे मेरा ये रुपए का साइन है दोस्तों, अगर मैं इस रुपए के साइन को मैं यहां पर अगर खड़ा कर दूं तो ये आर बन जाएगा दोस्तों। और देख लीजिए यहाँ पर रा भी बना हुआ है, यानी किन से मिलकर के बना है? रा और आर से मिलकर के, यानी हमारे देवनागरी के रा से और रोमन लिपि के आर से मिलकर के हमारी राष्ट्रीय मुद्रा का बना है, जिसकी शुरुआत 10 जुलाई 2010 को की गई थी। उदय धर्मलिंगम ने इसको डिजाइन किया था, इसको बनाया था, हमको एक राष्ट्रीय मुद्रा मिली थी दोस्तों। तो आपको उम्मीद है दोस्तों, आई होप, मैं ये सपोज करता हूँ कि आपको ये पूरे राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। आपको पहले से आता रहा होगा, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद है, पूरा इस बात का विश्वास है कि आपको ये सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा ज्ञान हुआ होगा। दोस्तों इनको आप जरूर लिखिएगा, अपने पेन कागज में उठा करके ये 3-4 पॉइंट लिखेंगे तो आपको बहुत समझ में आएंगे और हमेशा याद रहेंगे दोस्तों। जितने मैंने पॉइंट बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में जानना चाहिए, और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक भी है दोस्तों। हम अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कैसे हुआ, जिसमें हम चार्टर एक्ट के बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, ऐसा क्या कारण था कि अंग्रेज 5वां चार्टर नहीं ला पाए, यानी 1833 तक के 4 चार्टर ला पाए लेकिन 5वां चार्टर नहीं ला पाए। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे दोस्तों। लाइक कमेंट भी करेंगे आप दोस्तों, और मुझको और जिस तरह की वीडियो आपको चाहिए उसमें भी आप मुझको कमेंट में लिख करके बताइए कि किस तरह की आपको वीडियो चाहिए दोस्तों। आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं प्रभात चौरसिया आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।